नमस्कार साथियों, मैं किशन पाल जाफा इंडियन टीवी से। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, जो देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जिसमें देश विदेश के लाखों छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर जो छात्र हमारे साथ बैठे हुए हैं कि इस चुनाव को लेकर के उनकी क्या सोच है, क्या वो सोचते हैं इस चुनाव को लेकर के। अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी में, तो मैं उनसे परिचय जानना चाहूँगा। जय भीम। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी कर रहा हूँ। जी सर। ये मेरा परिचय है। इसके अलावा एक हमारा ग्रुप है यूथ फॉर सोशल जस्टिस, उसको हम मिलके कई 2006 से हम चला रहे हैं। सर, देश में होने वाले जो आम चुनाव हैं उसमें के मद्देनज़र, जो आम चुनाव चल रहा है या शुरू होने वाला है, उसके मद्देनज़र विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो क्या सोचते हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अभी चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, और जो देश के युवा तो क्या सोचेंगे, खासकर विश्वविद्यालय में आने वाले युवा, जो उनकी पहली जो युवा की ही बात करूंगा क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होते हैं। मैं उसी के बारे में बात बताना चाहूँगा कि युवा जो उनकी सबसे पहली जो महत्वाकांक्षा होती है विश्वविद्यालय में आने की, कि उनका कैरियर, अपने कैरियर के प्रति सोचते हैं, उनका भविष्य यहाँ निर्धारित हो। लेकिन हम क्या देख रहे हैं अभी आने वाले चुनाव में? पिछले चुनाव में एक सरकार ने वादा किया था कि हम आपको रोज़गार देंगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार तो उन्होंने दिया नहीं। और उन्होंने अपने झूठे वादे की तरह यहाँ पे आपसी जो सरकार द्वारा एक निर्धारित रोज़गार भी थे, उसमें भी काफ़ी कटौतियाँ कर दी गई हैं। चाहे DSSB हो, कई जगह हज़ारों पोस्ट, लाखों पोस्ट कटौती गई है। और इस वजह से जो आज एक युवा, जो कल तक उसमें आपसी भाईचारा था, वो आपसी एक वैर अमनस्य तैयार हो गया, क्योंकि सीटें कम होती जा रही हैं। तो आपसी जहाँ पहले सीटें ज़्यादा थी, एक चांसेस हमारे आगे बढ़ने के ज़्यादा चांस थे, नौकरी मिलने के चांस ज़्यादा थे, लेकिन सीटें कम हो गई है। तो हमारा, मैंने देखा युवाओं के अंदर वो अपनापन ख़त्म होता जा रहा है। जहाँ पहले जो युवा साथ बैठ के पढ़ाई करते थे, माहौल ऐसा बन गया कि साथ बैठ के पढ़ नहीं रहे, एक दूसरे को कुछ बातें नहीं बता रहे, क्योंकि उनको डर लगता है कि सीटें कम होती जा रही है, तो उस सीटें में मुझे ही मिल जाएं, तो मैं दूसरे को ना बताता हूँ। तो ये सरकार ने, अभी जो पिछली सरकार है, उसने ऐसे अवसर कर दिए कि आपसी जो अपनापन वो ख़त्म हो गया। तो अब हमारी जो आने वाली जो चुनाव है, तो उसमें हमारी यही उम्मीद है कि ऐसी सरकार आए जो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करे, और ख़ासकर हम युवा हैं तो युवा की बात करेंगे, युवाओं को कहते हैं आगे बढ़ने के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करें, और ख़ासकर नौकरी के ज़्यादा अवसर प्रदान करें। और विश्वविद्यालय के अंदर मैं एक बात ये देख रहा हूँ, यहाँ पर MPhil PhD इनकी सीटें बहुत घटती जा रही हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही एक अपील भी होगी कि जो सरकार अब जो भी आए, वो विश्वविद्यालय के अंदर एक तो विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ाई जाए, और विश्वविद्यालय के अंदर जो परिसर, उनके अंदर कुछ ये आपका डिपार्टमेंट्स बढ़ाए जाए, और डिपार्टमेंट की सीटें बढ़ाई जाए। क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस तरीके से जो भारत सरकार ये शिक्षा पे उतने कहते हैं सीटें नहीं बढ़ा रही है, शिक्षा पे उनका खर्च ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो मेरी अपील है कि शिक्षा पे जो भारत सरकार है, जो आने वाली सरकार है, वो शिक्षा पर अपने ज़्यादा खर्च करे। अच्छा, मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि, और यहाँ पे और छात्र भी बैठे हुए हैं, तो छात्रों की यहाँ पर समस्याएं और क्या हैं, कोई बताएगा या आप बताएंगे? देखो सर, छात्रों की बहुत बड़ी समस्या है। अभी मैं एक मुख्य समस्याएं बताऊं, जो शायद अभी पिछले 2-2.5 महीनों से हम सभी ने यहाँ पर जितने टीम बैठे हैं, और पूरे देशवासियों, खासकर देश के सभी छात्रों के बाहर भी सबने मिलकर आंदोलन किया था। 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन है, क्योंकि ये आंदोलन हमने करने की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले 200 पॉइंट हुआ करता था, और 200 पॉइंट के अंदर SC ST OBC जिसे बहुजन कहा जाता है, उनको नौकरी में आने के अवसर मिलते थे। लेकिन 13 पॉइंट ला दिया, वो विभागीय के अंदर डिपार्टमेंटल रोस्टर बनाया गया, जिसके अंदर डिपार्टमेंट एज ए डिपार्टमेंट को यूनिट मान के वो आप अपॉइंटमेंट निकलेंगे। और आप भी जानते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में 2-3 से ज़्यादा निकलते नहीं है, जब तक, हाँ 4 तो बहुत ज़्यादा बात आपने कह दी। तो जब तक 13 तक नहीं आएंगे तो SC को तो मौका मिलेगा, तो ST को तो उसमें भी मौका मिलना नहीं था। जब तक 14 सीट नहीं आएगी तो ST को मौका नहीं मिला। तो 13 पॉइंट के ऊपर हमने लड़ाई लड़ी, और पूरे 2-2.5 महीने कंटिन्यू रोड पर, संसद के अंदर जहाँ मौका मिला वहाँ पर लड़ाई लड़ी, और ये एक अच्छा परिणाम है। उसमें पूरे देश, और खासकर हमारे ग्रुप और हमारे साथियों की वजह से, और पूरे देशवासियों की वजह से ये हम आंदोलन अपने लड़ने में सफल रहे हैं। उससे हमें उम्मीद मिलती है कि आज हमारे जो विश्वविद्यालय में आने का शायद एक जो हमारा उद्देश्य वो पूरा हुआ। क्योंकि अगर हम यहाँ पर विश्वविद्यालय में आते हैं, और अगर आने के बाद अगर भविष्य में अगर नौकरी नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि हमारे फिर विश्वविद्यालय में आने का फ़ायदा ना रहे। सर, इसी से संबंधित 13 पॉइंट रोस्टर से मेरा एक क्वेश्चन आपसे। अभी 13 पॉइंट रोस्टर पर कुछ क्या मैं समझता हूँ सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, और उसी के दबाव
में आकर के सरकार ने अध्यादेश लेकर के आई थी और अध्यादेश आ गया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अध्यादेश आने के बाद क्या ये मामला समाप्त हो गया था 3 पॉइंट रोस्टर का? जी बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए जो ये अध्यादेश है ये बिल नहीं है। ये इसके बाद है कि पार्लियामेंट के अंदर ये अध्यादेश लिए आते हैं। जब पार्लियामेंट सेशन नहीं चलता तो अध्यादेश लाया जाता है। उसके 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट जो बैठेगी, एक संसदीय समिति बैठेगी, उसके अंदर जब ये पूरा कानून बनेगा, बिल बनेगा, तब लगा कि जो शायद हमारा आंदोलन पूरा हुआ। तो अभी तो बस एक ही कि हमारे इस जीत को हम जीत नहीं कहेंगे, शुरुआत हुई है। जीत तो हमारी उस दिन होगी जिस दिन भारत सरकार की संपूर्ण इसमें मोहर लग जाएगी, तब हमें लगा कि, लेकिन हाँ, हम जीत की थोड़ी शुरुआत तो हमने ये कर ली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मैडम से जानना चाहूँगा, एक तो अपना परिचय देंगे और दूसरा बताएंगे कि देश में जो होने वाले आम चुनाव हैं उसमें को लेकर के आपकी क्या सोच है? जय भीम। सबसे पहले तो मेरा नाम आरती है। मैं थोड़ा तेज बोलिए। जय भीम सभी को। मेरा नाम आरती है। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। जी। देश में होने वाले आम चुनावों को लेकर मेरा यही है कि महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। रोज़ आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती जा रही हैं। ये तो नॉर्मल लड़कियों के लिए, अगर हम बात करें दलित कम्युनिटी की लड़कियों के लिए, तो उनके साथ तो डबल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सोचनीय है कि आज की महिला कल का भविष्य है। एक महिला पूरे परिवार को संभालती है। अगर उसके ऊपर शिक्षा को लेके, बाकी चीज़ों पे लेके उस पर ध्यान दिया जाए, जो कि इस सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो मेरा यही है कि आने वाली सरकार महिलाओं के प्रति होने वाले ये दुर्घटनाओं पर विशेष ध्यान दे और एजुकेशन पे मेन ध्यान दे। एजुकेशन में भी, हायर एजुकेशन में लड़कियां बहुत कम हैं। देखा महिला उत्पीड़न से संबंधित आप? महिला उत्पीड़न से संबंधित भी मेरा यही है कि घरों में महिलाएं शिक्षित नहीं हैं। तो सरकार के बारे में हाँ, सरकार के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं वो शिक्षित नहीं है, वो अपने राइट्स जानती ही नहीं है। जब अपने राइट्स ही नहीं जानती है तो उनके साथ घरों में उत्पीड़न हो रहा है, तो वो अपना कहीं कंप्लेंट नहीं करती है, उनको दबा दिया जाता है। कभी फैमिली प्रेशर में आके, कभी सोसाइटी के प्रेशर में आके उनको आगे बढ़ना ही नहीं दिया जाता। तो बस मेरा यही है। धन्यवाद। और मेरे साथ में अभी और भी युवा बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो शायद वर्तमान सरकार जो मोदी सरकार है, आप सभी जानते हैं कि जब सरकार बनी थी मोदी सरकार, तो मोदी जी की सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार सरकार ने देने का वादा किया था। तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने वो अपने वादा को पूरा तरीके से निभाया है या कुछ हद तक निभाया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निभाया है जो उन्होंने वादे किए थे। अपना नाम थोड़ा परिचय। मेरा नाम राम सेवक है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ। जहाँ तक हमने 5 साल उनका जो कार्यकाल देखा, उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है और जो जितना लोगों को गुमराह कर सकते थे वो पूरा गुमराह करने का काम किया है। बल्कि उन्होंने पूरे देश को एक गर्त की तरफ लेके खड़ा कर दिया उन्होंने, और लोगों को साइकोलॉजिकली ट्रैपिंग करने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नया काम मुझे नहीं लगता कि किया है। रोजगार की मैं आपसे बात कर रहा था, जो 2 करोड़ रोजगार सरकार ने देने का वादा किया था, यानी कि आप मानते हैं कि सरकार ने वो अपना वादा पूरा नहीं किया? वो 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ जो बेच करके अंडानी और अंबानी को बेच दिया है, तो जो रोजगार पहले एग्जिस्टेंस में थे वो ही ख़त्म कर दिए। तो देने की बात तो ख़त्म ही हो गया यहाँ पर। और कितने लोग ये जानते हैं कि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया? देखिए 2014 में जो गवर्नमेंट के जो मुद्दे थे, रोज़गार, एजुकेशन, हम देख सकते हैं कि 2014 के बाद मोदी सरकार अपने जो जितने भी वादे किए थे सारे से मुकर गई है। 2 करोड़ रोज़गार, भाई मैं पूछना चाहता हूँ, ये 5 सालों में भी उन्होंने 2 करोड़ रोज़गार किसी को दिए ही नहीं है। उन्होंने बोला था कि साल में 2 करोड़ रोज़गार मिलेंगे, लेकिन 5 साल होने को यहाँ पे 2 करोड़ रोज़गार तो कभी मिले ही नहीं है। और उसके बाद जो शिक्षा का स्तर है वो उन्होंने घटा दिया। अभी आप एक मुद्दा आप शायद जानते नहीं हो कि JNU में जो फीस थी 300 गुना बढ़ा ही गई है। अगर हमारे जैसे जो गरीब तबके से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, अगर हम इतनी फ़ीस अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, JNU जैसे जो देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो हम वहाँ पे एडमिशन ही नहीं ले सकते। तो हमारे प्राइवेटाइजेशन कर करके तो हमारे ऑलरेडी उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे। अब जो हमारे शिक्षण मतलब जो सरकारी संस्थाएं थी उनमें फ़ीस बढ़ा रहे ताकि हमारे बच्चे वहाँ जाए नहीं। और ये गहरी प्लानिंग देखी है। मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट ये संघ के इशारों पे काम करती है और मोहन भागवत के इशारों पे काम करती है।
ये देखिए, जब भी बच्चों का पीएचडी का सबमिशन होता है या एग्ज़ाम्स टाइम होते हैं, उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर के पीछे उनको सारा का सारा लगा दिया है ताकि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए, इनके अंक कम हो जाएंगे, रिज़ल्ट ख़राब आएगा। नौकरियां तो वैसे भी नहीं है, प्राइवेटलाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेट की फ़ीस हमें अफोर्ड नहीं कर सकते। घर वाले हमारे को पढ़ने के लिए जब हम बाहर से आते हैं 2, 4, 5 हज़ार रुपये उतने भी नहीं भेज सकते हैं महीने के, जो हमारा कुछ फुलफ़िल हो सके। और देखते हैं कि इसके बाद हम पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरी तो वैसी भी है ही नहीं। तो आगे में हम देखते हैं कि ये जो सरकार है, जितने उन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी में तकरीबन 3 करोड़ जो बोल रहे हैं कि तकरीबन 3 करोड़ लोगों के रोज़गार गए हैं, लोग गरीब हो गए। वो अलग जबकि सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ रोजगार चले गए। जी जी बिल्कुल, देख लीजिए नोटबंदी के समय कितने कंपनीज बंद हो गई और कितने लोगों के रोज़गार गए हैं। गवर्नमेंट तो अपने आंकड़े जाहिर नहीं कर रही है। 2015 के बाद जितने भी जो सरकारी आंकड़े थे, कितने लोगों को रोज़गार दिया गया है, कितने लोग शिक्षित, मतलब शिक्षा का स्तर क्या बढ़ा है, ये मोदी गवर्नमेंट अभी तक जो अपने आंकड़े हैं वो दिखा नहीं रही। उनको डर है क्योंकि उन्होंने अभी तक काम नहीं किया है। अगर वो आंकड़े सामने लाते हैं तो उनको पता है कि वो इसके बाद वो कभी चुन के नहीं आ सकेंगे। अब ये सर, ये आम चुनाव शुरू हो रहा है, इस चुनाव में अगर ये दोबारा सरकार आती है तो फिर क्या आप सोचते हैं क्या होगा? देखिए, ये जुमलेबाजी है और ये जुमलों की सरकार है। मोदी जी बोलते हैं प्रॉमिसेस, कितना प्रॉमिसेस उन्होंने उज्ज्वला योजना लाए। तो भाई हमारा सवाल ये है कि 2000 में वैसे भी एक एलपीजी सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन 1600 रुपये आपने किस बात के लिए 1600 रुपये में सिलेंडर लिया? 2014 के पहले हम एलपीजी सिलेंडर का रेट अगर देखते हैं तो वो रेट था 400 रुपये, लेकिन आज 1000 रुपये तक सिलेंडर गया तो कोई ख़रीद ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी जो जुमले है वो लोगों की बेवकूफ़ बनाने वाले, यही जुमलों की वजह से मोदी सरकार आज सारे के सारे यूथ के नज़रों में टोटली गिर गया है। और मोदी जी आज देश का 60% जनता ये यूथ है और यूथ जान रही है आपको कि आप सिर्फ दोगले इंसान हो, आप झूठी इंसान हो। आपकी नज़र में सरकार ने युवाओं के लिए या देश के बेरोजगारों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, तो आने वाली सरकार को आप किसको, यानी इस चुनाव में अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, युवाओं का, एक युवा होने के नाते एक युवाओं को संदेश यही रहेगा कि जब भी हम किसी को वोट देते हैं, वोट देने से पहले हमें उसका सारा बैकग्राउंड देखना चाहिए कि वो पार्टी अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति काम करती है या अकॉर्डिंग टू संविधान काम करती है। जो भी संविधान की बात करेगा, जो समानता की बात करेगा, युवा आज उसको ही चुनेगा और एक यूथ के पीछे ही सारा युवा खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। मैं योगेश भगोतिया, मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहा हूँ। और देखिए, आप क्योटो बनाने की बात कर रहे हैं, हमें क्योटो नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा इस देश में समानता के अधिकार से जिए। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप हमें इस तरीके से डायरेक्टली आप एक 85% पॉपुलेशन को आप दबाने की कोशिश करोगे, उनके हक अधिकार को छीनने की कोशिश करोगे, इसमें डायरेक्टली आप एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। तो पहली बात तो यही है। और दूसरी बात, जो बेरोज़गारी और युवा की जो बात है, आप 2 करोड़ रोज़गार लाने की बात करते हो हर साल, फिर आप सरकारी संस्थाओं पे दबाव बनाते हो कि आंकड़े छुपाए, वो आंकड़े जारी नहीं किए। वहाँ के डायरेक्टर आप रिज़ाइन करके चले जाते हैं और सीधा ये बोल के जाते हैं कि सरकार दबाव बना रही है, आंकड़े दिखाना नहीं चाहती। आरबीआई के ऊपर दबाव बना के आप मनचाहा काम करवा रहे हो, सीबीआई के ऊपर आप दबाव बना रहे हो, यूनिवर्सिटी की आपने हालत ख़राब कर दी है। जो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करता है, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको दबाने की कोशिश करते हो। यहाँ जितने भी प्रोफेसर, जो भी लोग बैठे हैं, अगर आंदोलन में आप बाहर निकल के आते हो तो आपको डराया जाता है कि आपकी पीएचडी नहीं होगी। ये सब चीज़ें चल रही है अभी, जो कि किसी भी तरीके से युवाओं के हित में नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमारे युवा साथियों ने कहा है कि इस विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाई जा रही है, उनको कहीं ना कहीं डराया जा रहा है कि आपकी पीएचडी नहीं हो पाएगी। बहुत तरीके से, यानी कई तरह से यहाँ पे विश्वविद्यालय में छात्राओं के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं और इससे संबंधित कुछ अपने और विचार यहाँ पर देना चाहते हैं हमारे साथी हैं। मेरा नाम धीरज है और मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ। एक्चुअली सर, जब हम किसी भी व्यवस्था या किसी भी सरकार का चुनाव करते हैं तो उस चुनाव होने के बाद जो भी सरकार चुन के आती है
उस सरकार का जो मेन उद्देश्य जो होता है वो लोक कल्याण के लिए होता है। लोक कल्याण कैसे होगा? जब सबसे पहले मुद्दा बनता है लोक कल्याण जब ही होगा जब देश का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट जब होगा जब लोग वहाँ पे शिक्षित होंगे। शिक्षा जो मेन जो देश होना चाहिए सरकार का, जो मेन मैनिफेस्टो में या कहीं भी आप जो भी सरकार चुन के आती है, उनका जो मेन उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च होना चाहिए, जिससे कि जब हम शिक्षित बनेंगे जब तो हम डेवलपमेंट की बात कर पाएंगे। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं जो भी सरकार चुन के आती है, जो भी स्कूल वगैरह, जो आप स्कूलों का जो भी एरिया देख लीजिए, स्कूल में जाकर विवरण कर लीजिए, वहाँ का स्कूल तो बिल्कुल बर्बाद कर दिए गए हैं। इस टाइम जो सरकारी स्कूलों का जो हाल है बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। पूंजीपति वहाँ पे बैठ गए हैं। आजकल हम जो भी प्राइवेट जो कंपनियाँ चलाई जा रही हैं कि स्कूलों में, मैं तो प्राइवेट कंपनियाँ कहता हूँ, स्कूल कम कहता हूँ उनको, क्योंकि जो भी हम जैसे जो लोग हैं, पिछड़े लोग हैं या दलित समाज से हैं, वो देख सकते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ा सकें। और प्राइवेट स्कूलों में इतनी फ़ीस है कि वहाँ तो बिल्कुल ही हाल ही बिल्कुल ही ऐसा है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो मैं कहना यही है कि आप शिक्षा और एक स्वास्थ्य जिनका राष्ट्रीयकरण बिल्कुल कर देना चाहिए, ये मेरी सबसे पहले मांग ये है। धन्यवाद। सर, एक क्वेश्चन आपसे मेरा है, ये बताइए विश्वविद्यालय में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उसकी वजह से कामकाज पर क्या असर पड़ रहा है? सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मृगांक कश्यप है और मैं लॉ फैकल्टी से का स्टूडेंट हूँ। जी जी। विश्वविद्यालय में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर टीचर नहीं होते हैं। प्रॉपर टीचर नहीं होंगे तो प्रॉपर क्लासेस नहीं हो पाती हैं। अब उसकी वजह से अब बहुत से लोग जो बाहर से आए हुए हैं, अब प्रॉपर क्लास नहीं होगी तो फिर आके वो यहाँ पे खाली बैठते हैं। और दूसरा, और इसके मतलब ये तो टीचर्स की बात हो गई। टीचर्स के अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेशन में अगर पोस्ट खाली पड़ी हैं, हम अपना कोई भी काम उनके पास लेके जाते हैं तो वहाँ कोई अटेंड करने के लिए ही नहीं होगा तो काम ही कैसे होगा वो। जैसे कि रिक्त पद पड़े हुए हैं और कर्मचारी हैं या अध्यापक हैं या प्रोफेसर हैं, अगर वो उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, यानी पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं उस पर शिक्षा पर भी उसका असर पड़ता है। क्या आपको लगता है कि सरकार की ये जानबूझकर की गई एक साजिश है, या ऐसे क्या आपको इसमें कुछ ऐसी बू आती है? हाँ, ये सरकार लगता है कि जानबूझकर ही ऐसा करती है। जानबूझकर ऐसा करती है कि सरकारी विश्वविद्यालय में अगर आप स्टाफ रखेंगे नहीं ढंग से तो वहाँ जो स्टूडेंट है, जो आ रहा है, जो गरीब तबके से आ रहा है, वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना पसंद करेगा, क्योंकि वो बाहर से पढ़ने के लिए आ रहा है। वहाँ टीचर अच्छा नहीं है, टीचर की क्वांटिटी अच्छी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो फिर वो पढ़ने आएगा ही क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिएगा, जो रिक्त पद पड़े हुए हैं। जी, अधिकतर अगर रिक्त पद देखा जाए तो उसमें जो कहीं ना कहीं ये सोचे समझे साजिश नजर आती वो है। तो है ही है, और एक ये है कि उसमें जो रिजर्व वाले लोग हैं, मतलब SC ST OBC के लोग हैं, उनकी सीटें खाली हैं। तो वो लोग यूनिवर्सिटी में वैसे भी जो ये सिस्टम है वो एक विचारधारा वाला सिस्टम है, तो हम लोग तो वहाँ से डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं। तो ये उनका यही साजिश है कि ये लोग आ नहीं पाए और आगे आ गएंगे तो पढ़ नहीं पाए। बस सिंपल से एक सवाल है। जी, हमारे साथी एक और कुछ कहना चाहते हैं। जैसे कि जब ये सरकार का जब निर्माण हुआ, जब ये बहुमत प्राप्त करके यहाँ पहुँची, तो इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे आपको। और 2 करोड़ रोज़गार तो हालांकि नहीं दिए इन्होंने। जब बहुत सारे जब मुद्दे गरमाने लगे, लोगों को भड़काने के काम, आज देखते हैं मॉब लिंचिंग हो रही है कहीं कहीं, तो मैं यही कह रहा था कि 2 करोड़ तो जब सरकार से इस पर दबाव डाला गया कि आप बताइए कैसे रोज़गार आ रहे हैं, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लोकसभा में कैसे आंकड़ों को घोलमेल पिलाया जाता है, वो कैसे पेश कर रहे हैं वहाँ पे। वो आपकी नज़र में आंकड़े सरकार सही नहीं दे पाती? वहाँ पे वो कैसे घोलमेल कर रहे हैं कि वहाँ पे जो प्रधानमंत्री अपने लॉजिक या तर्क दे रहे हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हाँ, जो हाई व्हीकल जो भी ट्रक वगैरह हैं, इतने लाख ट्रक बिके हैं, इतने लाख स्कूटी बिकी हैं, इतनी लाख कारें बिकी हैं, इससे रोज़गार पैदा नहीं है। ये बताइए ना कि अगर मान लिया चलो इससे रोज़गार पैदा हुआ, अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें क्या था, पेट्रोल डीजल का जो भी होता था कि 10 साल पेट्रोल होता था और 15 साल के लिए डीजल के लिए यूज़ करा जाता था। तो ये बताइए जो नए जो भी संसाधन, जो भी बड़े बड़े व्हीकल जो आए हैं, वो उस वजह से नहीं आए कि रोज़गार पैदा हुआ है,
वो इस वजह से आए हैं कि वहाँ पे उस समय को ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें पुरानी हो गई थी और इस वजह से वो आए हैं। और सरकार ये तर्क दे रही है कि इस तरह से, अरे हमारे तो यहाँ तक कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि बेरोजगारी है ही नहीं, स्टूडेंटों को कोई दिक्कत है नहीं। अबे भाई, विलासपूर्ण जो आप जीवन जी रहे हो, बैठ के जो लग्जरी जीवन जी रहे हो अपना, उससे बाहर निकल कर तो देखो यार आप। देखिए, यानी आप मानते हैं बहुत ज़्यादा बेरोजगार, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं CGL का एग्ज़ाम जिसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट करा था। इस चुनाव में संदेश क्या देना चाहेंगे युवाओं को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सरकार ऐसी चुने जो रोज़गार के ऊपर बात करे, ठीक है, शिक्षा के ऊपर बात करे, स्वास्थ्य के ऊपर बात है, और ख़ासकर संविधान पे जो मेन हमारा उद्देश्य होना चाहिए, संविधान जिसके तहत हमें जो भी राइट प्राप्त होते हैं, शिक्षा से लेकर अपना जीवन जीने तक का जो अधिकार प्राप्त होता है, उस पर हमें बात करनी चाहिए। बस मेरा यही कहना है। मेरा एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है, जैसे कि अभी आप सभी ने देखा होगा कि सरकार ने घोषणा की थी कि एक रोज़गार, सरकार पूरी तरह से रोज़गार नहीं दे पाई, जिसकी वजह से युवाओं को बहुत ज़्यादा देश में परेशानी हुई है। और कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक जुमला, जिसको कहते हैं, एक जुमला निकाला। मैं उसको कह सकता हूँ कि पकौड़ा बनाने की सलाह दी सरकार ने कि आप पकौड़ा बेचिए, रोज़गार आपको मिल जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जय भीम, मेरा नाम परवीन कुमार है, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। जैसा कि देखा गया है कि जो प्रेजेंट सरकार है वो रोज़गार देने में बिल्कुल ही विफल रही है। जैसे उन्होंने पहले कह दिया कि आसानी से कह दिया कि पकोड़ा बेचिए, इस बार कह दिया कि सारे चौकीदार बनिए। तो ये कहने में बड़ी इजी बातें हैं। यानी कि जो आप यूनिवर्सिटी में छात्र लाखों रुपए पैसा लगा करके पढ़ रहे हैं, वो आप पकोड़ा बेचें या एक चौकीदार बने, यही सरकार की सोच है? जी बिल्कुल यही है। और जो ये हमारे पुराने रोज़गार थे उन्हें ख़त्म करते जा रहे हैं। और कंपटीशन के एग्ज़ाम देता हूँ मैं। आजकल कंपटीशन की ये हालत है कि जो भी एग्ज़ाम दे वो लीक हो जाते हैं पहले, तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। सही में। तो यही है, ये रोज़गार एक तो ख़त्म कर दिया है, ऊपर से जो भी निकल रही है वैकेंसी उसको सही तरीके से करवाने में विफल रहे हैं पूरी तरह से। बहुत धन्यवाद। मैं हमारे सुरेंद्र कुमार जी से इस संदेश क्या वो देना चाहते हैं इस आम चुनाव के मद्देनज़र अपने युवा साथियों को? जी, मेरा संदेश यही है कि हमने कांग्रेस को 60 साल देखा, 10 साल बीजेपी को देख लिया। अब वर्तमान में समय है जो इसके अलावा, क्योंकि इन दोनों सरकार पे हमने देख लिया और दोनों सरकार पे विश्वास किया इस देश ने, लेकिन इन्होंने देश की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। तो अब समय आ गया है गठबंधन का। वर्तमान में एक यहाँ पर ऐसी जो अलग अलग क्षेत्रों में, और मुझे लगता है कि खासकर वो संविधान को पूरा मानते हैं, संविधान समर्थक हैं और वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और जनता उनसे जुड़ भी रही हैं। तो मुझे लगता है, मेरी अपील है कि जो अब उस पे जो तीसरा पक्ष है उस गठबंधन में विश्वास करें। अलग अलग क्षेत्रों में है कि हमें नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी की वो गवर्नमेंट लाई जानी चाहिए, उन पे भी अगर विश्वास होना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि बेहतर भारत की हम निर्माण करें। क्योंकि भारत के बारे में है क्या कि भारत सबसे मिलके बनता है। यहाँ पे कुछ लोगों को मौका दे दिया है, लेकिन हमें उन पे भी अगर मौका देना चाहिए ताकि हमें पता चले कि वास्तव में क्या उस देश को चला सकते हैं नहीं। और मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ अलग अलग क्षेत्रों में है, जैसे लालू ने अपने बिहार के अंदर अच्छा किया है, यहाँ पर सपा और बसपा ने यूपी के अंदर किया है, वहाँ पर कर्नाटक में JDS ने किया है, हरियाणा में दूसरे अलग पार्टियों ने किया। अलग अलग क्षेत्रों में है जिन्होंने क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो आज वो संयुक्त रूप से एक हो रही है और एक पूरे बेहतर भारत के निर्माण के लिए मिलके एक साथ एकजुट हो रही है। तो हमें, मुझे लगता है कि उस तीसरे मोर्चे को भी हमें समर्थन देना चाहिए। तो मेरी खासकर पूरे देशवासियों पर अपील है कि समय आ गया है आपकी अपनी सरकार बनाने का। हमें कांग्रेस पर विश्वास किया, बीजेपी पर विश्वास किया, इसके अलावा जो अन्य जो गठबंधन है आज हम उन पर भी विश्वास करें और एक ऐसी सरकार बनाएं जो संविधान समर्थक हो। कांग्रेस और भाजपा की सरकारों को युवाओं ने देखा है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने का भी यही एक मन है कि हम दोनों सरकारों को देख चुके हैं, दोनों पार्टियों को देख चुके हैं और अब हम गठबंधन वाली सरकार को देखना चाहते हैं। क्योंकि जितनी इनकी समस्याएं थी, इन समस्याओं को, यानी कि बहुत सारी समस्याएं इन लोगों ने हमको बताई हैं। आप इनको देखिएगा हमारे YouTube चैनल पर और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत।